छोटा सा सवाल लिखा रहा हूं, लिखो आप नीचे क्वेश्चन नंबर 1 लिखो अगले नंबर में, इसी से बनेगा वो। लिखो, यदि यदि हाइड्रोजन किसी केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट है, इमेजिन करके देखो, हाइड्रोजन है, कोई केमिकल रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, उसका अभिकारक है। ठीक है, यदि हाइड्रोजन किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिकारक है, अभिकारक है, तो हाइड्रोजन के रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हाइड्रोजन के रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एकदम शॉर्ट में क्वेश्चन, एकदम छोटा सा है, बोलो बनाओ। हो गया? ठीक है, कुछ ऐसा लिखना है, देखो लिखो आप मेरे साथ में, हाइड्रोजन गिव्स प्रोडक्ट। कुछ इमेजिन करके देखो, कुछ ऐसे ही बोल रहा है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, उस रासायनिक में हाइड्रोजन क्या है बोलिए तो? अभिकारक की तरह काम कर रहा है, प्रोडक्ट बन रहा होगा, अपने को मतलब ही प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है, तो लिखिए आप, अतः, हाँ, ये तो आप एक माना गया रिएक्शन है ना, माने हैं हम, एज्यूम किया सर, चलो। अतः रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस, बोलिए तो, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। बस सिंपल सी बात है, हो गया। नीचे देखो, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है, तो प्रोडक्ट को मैं बनाया ही नहीं ना। रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, गलत सोच रहे हैं आप, सवाल को पढ़िए। ठीक है, तो लिखो आप, जहां माइनस साइन यह प्रदर्शित करता है, जहां माइनस साइन यह रिप्रेजेंट करता है, लिख लिया तो, जब माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन समय के साथ घट रहा है, कि हाइड्रोजन की सांद्रता टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, समय के साथ घट रहा है, समय के साथ घट रहा है, समय के साथ घट रहा है। हो गया ना, कितना सिंपल। अब मान लो कोई कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा लिख करके दे दिया है, मान के चलो कि कोई रिएक्टेंट है, समझना है ना, कोई रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट कुछ भी होगा, अपने को क्या मालूम, वो मिल करके आयोडीन बना रहे हैं, क्या बना रहे बोलिए तो? आयोडीन बना रहे हैं। इसका रेट ऑफ रिएक्शन बोलिए तो क्या लिखोगे आप? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, बताओ प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या लगेगा? प्लस डेल्टा, बोलिए, I2 अपॉन dt, डेल्टा टी। अरे होगा कि नहीं होगा यार, है ना? ठीक है, जहां पर प्लस साइन प्रदर्शित करता है कि I2 की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। लिख लीजिए वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ऐसा लिख लो, रिएक्टेंट गिव्स I2, समझ जाओगे ना? बस, रिएक्टेंट गिव्स I2, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बोलिए तो? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी। आगे क्या लग जाएगा? प्लस, हाँ लिख दीजिए, प्लस साइन यह दिखाता है कि I2 की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। ठीक, प्लस साइन यह रिप्रेजेंट करता है कि I2 की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है ना? अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए बोल दूं तो कैसे ग्राफ बनाओगे बताओ? इसका वाला ग्राफ कैसे बनेगा बोलिए तो? इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा? इसका ग्राफ बना लेना, एक होगा, देखो समय के साथ सांद्रता बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है जी, है ना? समय के साथ सांद्रता बढ़ रहा है, ठीक है, इधर जाएगा टाइम, इधर जाएगा कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा I2, ग्राफ बना लीजिएगा। ये समझ में आया? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना यार, देखो
उत्पाद बढ़ रहा है ना, सांद्रता बढ़ रहा है, इधर ले लिया मैं कंसंट्रेशन। C फॉर सांद्रता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। T फॉर टाइम के अकॉर्डिंग सांद्रता I2 का बढ़ रहा है, तो ग्राफ देखो ऊपर जाएगा। वहां पर क्या होता, नीचे जाता। यहां पर ग्राफ कैसा बनता, यहां पर ग्राफ ऐसा बनता। हाँ नहीं 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 नहीं, चेंज होते जाता रेट ना भाई, उसमें फैक्टर भी तो इफेक्ट करता है ना, बहुत सारे रिएक्शन को। हाँ हो गया, ऐसे ग्राफ बन जाएगा, बड़ा सिंपल सा बात है। अरे हो गया, बस आसान आसान है, हम लोग के पास टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है ना यार, तो चीजों को हमको बहुत बेसिक को पकड़ के हमको समझना पड़ेगा, है ना। 15 मई तक तो कोर्स को भी, ठीक है। अच्छा, अब अगले नंबर में इसके बाद वाले में लिखो आप, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ये टॉपिक खत्म होगा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन समाप्त, इतना ही सवाल बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा वहां पर आपसे। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, पहला नंबर लिखो आप, अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, सॉरी रिएक्टेंट। पहला नंबर में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, अभिकारक की सांद्रता। देखो इधर आप, अभिकारक की सांद्रता को लेकर के बात करूं तो समझना मेरी बात को। देखो पहली बात, कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां तक समझ आओगे ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे होता है समझना, देखो मैं क्या बोला बोलिए तो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रिएक्शन आखिर में होता कैसे है। देखो इधर आप सुन लो, पहले समझ लो। जैसे मान के चलिए ना कि कोई यहां पर पार्टिकल है, कोई भी रिएक्टेंट है, ये कोई दूसरा रिएक्टेंट है ना, कोई दूसरा रिएक्टेंट है। अब ये कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, है ना। पहला ये हो सकता है, तीन कंडीशन हो सकते हैं। पहला, ये वाला जाकर के सीधा कोलिजन करेंगे, सीधा टकराएंगे, सामने वाला आएगा, दोनों आपस में टकराएंगे, टकराएंगे तो क्या बन सकता है बोलिए तो, प्रोडक्ट बन सकता है। दूसरा कंडीशन आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा नंबर में, ए रिएक्टेंट है पहला, ए कोई दूसरा रिएक्टेंट, ए और बी मान लो, दोनों को रिएक्टेंट है, दोनों कुछ ऐसा टकराया, समझना, ए वाला आया ऐसे इसको किनारे को छू करके निकल गया, तो दोनों आपस में प्रॉपर कोलिजन हुआ है क्या, नहीं हो पाया, है ना। तो प्रॉपर कोलिजन नहीं हुआ है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अरे समझ में आ रहा है। तीसरा नंबर में, थर्ड केस ऐसा हो सकता है, समझिएगा, कि मान के चलो कि रिएक्टेंट है और एक कोई दूसरा रिएक्टेंट है ना, दो ठो ए और बी है। अब मान के चलो कि ऐसे ऐसे किनारे से इसको छू करके निकल गया, तो दोनों आपस में रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे, दोनों आपस में मिले ही नहीं, तो क्या कभी प्रोडक्ट बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। तो प्रोडक्ट कौन से केस में बनेगा, पहले वाले केस में बनेगा, दूसरे और तीसरे वाले केस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। मतलब आप चाहते हो ना, सुना मेरी बात को, कि कोई भी रिएक्टेंट है वो आपस में मिल करके प्रोडक्ट का निर्माण करे, तो उनके बीच में जो टक्कर एकदम बिल्कुल सामने से होना चाहिए, एकदम सामने से दोनों जब टकराएंगे तब जाकर क्या बनेगा बोलिए तो, प्रोडक्ट का निर्माण पर हो पाएगा। इसमें प्रोडक्ट बनेगा, इसमें प्रोडक्ट बनने का चांस एकदम माइनर होता है, एकदम बिल्कुल 0.001% बोल सकते हैं, बहुत कम चांस रहता है। ठीक, समझ में आ रहा है बात। अब बताओ आप, समझना मेरी बात को, अगर कोई यूनिट वॉल्यूम है, इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो इधर बना रहा हूं, देखो यहां पर कोई यूनिट वॉल्यूम है, समझना, कोई यूनिट वॉल्यूम है ना, कोई इकाई आयतन है, इसमें बहुत ज्यादा इसकी में कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन बना दिया, किसका बढ़ा दिया बोलिए तो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, मैंने बहुत सारे छोटे छोटे मोलिक्यूल वहां पर डाल दिया, मैं बहुत ज्यादा डाल दिया, तो सामने से टकराने की चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा होंगे तो कोई ना कोई तो आपस में सामने से टकराएंगे, और जब सामने से टकराएंगे, है ना, तो कुल मिलाकर के प्रोडक्ट का निर्माण बढ़ जाएगा, स्पीड में जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं, समझिएगा मेरी बात को, कि अगर मैं कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूं, कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा, है ना, तो कोलिजन क्या हो जाएगा बोलिए तो, है ना, कोलिजन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे कहानी समझ में आया, है ना।
ठीक, तो यही बात याद रख लेना है। सुनो मेरी बात को, अगर इसको हम लोग थ्योरी के रूप में लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिखना है कि अगर जब किसी अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाया जाता है ना, तो इकाई आयतन में, है ना, एक्टिव मोलेक्यूल की संख्या बढ़ जाता है, सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाता है, सक्रिय मैंने जो पास पास से टकराते हैं, एक्टिव मोलेक्यूल की संख्या बढ़ जाता है, जिससे टकराव भी बढ़ जाता है, जिससे उत्पाद का निर्माण बढ़ जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। ऐसे नॉर्मली लिख सकते हैं। तो लिखो, पहला नंबर में हेडिंग डालें, उसमें लिखो थ्योरी को। इतना ही लिख लीजिए आप। केवल इतना ही, उसी से आपको थ्योरी क्रिएट करना, लिखवाना पड़ेगा। हो गया, रफ को पहले लिखो। अब मैं जो लिखवा रहा हूं उसको लिखो। लिखो, अभिकारक की सॉरी अभिक्रिया की दर, इसको 100 शब्दों में पूछता है, डिटेल में पूछता है। अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ने पर बढ़ता है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पर बढ़ता है, अभिक्रिया की दर, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर इंक्रीज होता है, तथा घटाने पर घटता है, तथा डिक्रीज करने पर डिक्रीज होता है, तथा घटाने पर कम होता है। है ना, देखो, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट के मोलेक्यूल के, अभिकारकों के अणु के प्रॉपर कोलिजन से पॉसिबल है ना, परस्पर टकराव से संभव है। जितना मैं बताया हूं उतनी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना, परस्पर टकराव से संभव है, इसी कारण यूनिट वॉल्यूम में, इकाई आयतन में, इसी कारण इकाई आयतन में कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर मोलेक्यूल का नंबर बढ़ जाता है, अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाता है, जिससे प्रभावी टक्कर बढ़ जाती है, जिससे प्रभावी टक्कर बढ़ जाती है, अतः रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, अतः अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है, अतः अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। हो गया, पढ़ के देखो आप, ईमानदारी से उसको पढ़ना, लाइन टू लाइन। जितना बात बोला हूं ना, उतना लोग काम चल जाएगा। ठीक, खुद से ही लिखना है उसको, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है। अगले नंबर में आ जाओ, इसके बाद वाले में देखो, देखो, रिएक्टेंट के टेम्परेचर पर, दूसरा क्या हो जाएगा बोलिए तो, रिएक्टेंट के, अभिकारक के तापमान पर, रिएक्टेंट के टेम्परेचर पर, दूसरा फैक्टर हो जाएगा रिएक्टेंट के टेम्परेचर पर। अब इसको मैंने लिखवाऊंगा पूरा ना, आपको खुद से लिखना है, जो बात बता रहा हूं उसको समझो आप। रिएक्टेंट के टेम्परेचर पर, बताइए, सुनो इधर आप, अगर मैं रिएक्टेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूं, समझने मेरे बात को, अगर मैं रिएक्टेंट के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इमेजिन करके देख लो, कोई बर्तन है, उसके अंदर रिएक्टेंट है, उसको मैं गर्म कर दिया, जब गर्म करूंगा तो मैं क्या दे रहा हूं उसको, थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी दे रहा हूं तो थर्मल एनर्जी को रिसीव करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। अरे थर्मल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो वो जो अंदर में जो पार्टिकल है, जो इनएक्टिव पार्टिकल थे, जो चुपचाप पड़े थे,
दौड़ दौड़ के टकरा नहीं रहे थे, चुपचाप पड़े थे, एक पार्टिकल इधर एक पार्टिकल इधर है, जब आपस में टकरा ही नहीं रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा क्या? यदि गर्म कर दोगे ये वाला इधर भागेगा और ये वाला भी इधर भाग गया तो दोनों टकराएंगे, और टकराएंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बताइए रिएक्टेंट के टेम्परेचर बढ़ाने से कहीं ना कहीं इनएक्टिव मोलेक्यूल जो है, इनएक्टिव मोलेक्यूल किसमें कन्वर्ट हो रहा है बोलिए तो? एक्टिव मोलेक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जब एक्टिव मोलेक्यूल में कन्वर्ट होगा तो इफेक्टिव बोलिए तो इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ जाएगा, कोलिजन भी बढ़ जाएगा, प्रभावी टक्कर भी बढ़ जाएगा, और जब प्रभावी टक्कर सामने से टकराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। बस इतना ही है, बेस यही है, इसी बेसिक को पकड़ना पड़ेगा। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप रिएक्टेंट के टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनएक्टिव मोलेक्यूल किस में कन्वर्ट होंगे? एक्टिव मोलेक्यूल। और जब एक्टिव होंगे तो मूव करेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, और इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, और अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगा ना, जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनने लगेगा, है ना। एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर, है ना, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। बस खत्म। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसे आप बढ़ाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। हो गया। तो पहला नंबर में आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दूसरा नंबर में टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तीसरा नंबर में कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। लिखो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति, है ना, उत्प्रेरक की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखो इधर आप समझना कैटलिस्ट क्या करता है, समझना। एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, इधर देखो, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हेडिंग डाल लेना है, जो डायग्राम बना रहा हूं उसको आपको समझने के लिए बता रहा हूं। देखो ये मान के चलो कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा है, समझना मेरी बात है ना। अब क्या है आपको समझा रहा हूं मैं, 11 12 जो पढ़ते हैं अच्छे से उन लोगों को पता होगा रसायन विज्ञान में। देखो जरा, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, और उस केमिकल रिएक्शन में ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है। तो देखो यहां पर मैं लिख दिया ए प्लस बी। अब ए प्लस बी कन्वर्ट होकर क्या बनाएंगे बोलिए तो? इधर क्या बन गया बोलिए तो? प्रोडक्ट बन गया सी और डी। सुनो मेरी बात को, ए और बी को ना सी और डी में कन्वर्ट होने के लिए इधर मैं लिख दिया हूं एनर्जी लेवल, एनर्जी लिख दिया, एनर्जी, है ना। सुनो इधर आप, मान के चलो यहां पर 5 जूल है, 10 जूल है, 15 है, 20 है, 25 जूल है, यहां पर 5-5 जूल बढ़ रहा है। तो अगर मैं ए और बी को समझना, मैं अगर 5 जूल दिया तो क्या सीडी में कन्वर्ट हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 जूल तो उसको यहां तक जाना पड़ेगा ना, इस लेवल पे एनर्जी उसको चाहिए तब जाकर के सीओडी बन पाएगा। 10 दूंगा फिर भी नहीं बन पाएगा, 15 दूंगा फिर भी नहीं बन पाएगा, 20 जूल एनर्जी दिया फिर भी नहीं बन पाएगा। जैसे मैं इसको 25 जूल एनर्जी दिया तो तुरंत से ए और बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीओडी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान के चलो कोई पहाड़ है ना, एकदम मोटे पत्ते सब लोग को लगा दिएगा, भाई इसको पार होना है, ठीक है। तो जो पतले जो फुर्तीले लोग हैं तो पार हो जाएंगे, जो मोटे हो बेचारे बस एनर्जी नहीं तो कहां उस पार जा पाएंगे, अरे नहीं जा पाएंगे ना। अब क्या करता है यहाँ पर? कैटेलिस्ट लेकर के आते हैं, कैटेलिस्ट डाल दिए, है ना। तो दशरथ मांझी की तरह काम करता है, कुल मिलाकर के पहाड़ को तोड़ देगा वो, मैंने जो एक्टिव जो हायर एनर्जी जो लेवल है ना उसको कम कर देगा वो। तो जो एनर्जी लेवल है इसको घटा करके इसी रिएक्शन के लिए इतना कर देगा वो, एकदम घटा दिया एनर्जी को। तो पहले उसको कितना चाहिए था बोलो तो? 25 जूल, अब 10 जूल ही मिला तो ए और बी किस में कन्वर्ट हो गया? सी और डी में, है ना। इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, इसका नाम क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिव करना है, एक्टिव करने के लिए जितना एनर्जी आप दिए, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। तो कैटेलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होने लगते हैं? प्रोडक्ट में। और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा जी? बढ़ जाएगा। लेकिन कैटेलिस्ट खुद चेंज नहीं होता। समझ में आ रहा है? ठीक, लिख लीजिए जल्दी से। देखो कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, घटा वो बढ़ा दोनों सकता है ना, चाहेगा तो बढ़ा भी देगा, उल्टा पुल्टा कैटेलिस्ट डाल दिए तो। उत्प्रेरक
अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन स्वयं, लेकिन खुद कांस्टेंट रहते हैं, मतलब चेंजेबल नहीं होते, खुद बदलते नहीं है, सामने वाले को बदल देते हैं, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। डायग्राम को बना लीजिएगा समझने के लिए, नहीं बनाओगे तो चल जाएगा। है ना? तो बोलिए तो पहला नंबर में क्या हो गया, कंसंट्रेशन, दूसरा नंबर में टेम्परेचर, तीसरा नंबर में कैटलिस्ट, चौथा नंबर लिखो प्रेशर, है ना? अभिक्रिया के दाब, या, है ना, ठीक है, रिएक्शन का प्रेशर, अभिक्रिया का दाब, या अभिकारक का दाब भी लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा है। सुनो मेरी बात को, देखो एक छोटा सा बात है, देखना इधर आप, ये मान के चलिए कोई बर्तन है, ये कोई बर्तन है, प्रेशर को लेकर एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ये कोई बर्तन है। अब यहां पर बर्तन में एक मोलेक्यूल ऐसा, आपके पास 5 मोलेक्यूल है, 5 मोलेक्यूल है, ठीक। अब मैं इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, ऐसे दाब बढ़ा दिया, प्रेशर क्रिएट किया। अब प्रेशर क्रिएट करके मैं इस वॉल्यूम को कम कर दिया, एकदम छोटा सा वॉल्यूम बना दिया, एकदम छोटा सा, चारों तरफ से प्रेशर दबाया, वॉल्यूम कम कर दिया। तो जो मोलेक्यूल दूर दूर थे, अब मोलेक्यूल क्या हो गए हैं बोलिए तो, पास पास आ गए हैं। और पास पास आ गए हैं तो टकराने की चांस ज्यादा है ना, यहां पर है तो इधर उधर भाग जाएगा, कहीं भी चल सकता है, टकराएगा नहीं। लेकिन वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर की वजह से मोलेक्यूल क्या हो गए हैं, पास पास आ गए, और मोलेक्यूल पास पास आ गए हैं तो इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा, बढ़ने की चांस रहेगा, और इफेक्टिव कोलिजन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये तभी काम करेगा जब रिएक्शन गैसियस हो, क्योंकि गैस को ही आप कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, सॉलिड को तो नहीं दबा सकते। ये कहां पर लागू होता है बोलो तो, जब गैसीय अभिक्रिया हो। बस खत्म हो गया, लिख लीजिए, है ना। तो हम यहां पर थ्योरी क्या लिखा जा सकता है बोलिए तो, जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, है ना, तो एक्टिव मोलेक्यूल पास पास आएंगे, पास पास आएंगे, एक्टिव मोलेक्यूल पास पास आएंगे, ठीक। और पास पास आएंगे तो इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, और इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन ये लागू कहां पर होता है बोलिए तो, जब रिएक्शन गैसियस हो, बस। गैसियस हो, अरे हो गया ना, ठीक। तो बोलिए तो किस पर डिपेंड करता है, पहला नंबर में बोलिए, जल्दी से बोलिए, पहला नंबर में कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, दूसरा नंबर में टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तीसरा नंबर में कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, चौथा नंबर में प्रेशर पर डिपेंड करता है, और पांचवा नंबर में सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। लिखिए, अभिकारक के पृष्ठ सतह पर रिएक्टेंट के सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है देखो, है ना, समझना मेरी बात को, देखो जरा, ये मान के चलो, है ना, कोई सा भी रिएक्टेंट है जो सॉलिड फॉर्म में है, कैसा है बोलिए तो, सॉलिड है, देखो जरा, सॉलिड है, सॉलिड है। अब क्या किए, इसको आप, इसको पकड़ के तोड़ दिया, एकदम से तोड़ दिए, बारीक बारीक छोटे छोटे पार्टिकल में अलग अलग कर दिया। अब तोड़ दोगे तो इसका सरफेस एरिया ऐसे किसी जमीन पर रख दो, आप किसी जहां पर भी आप रिएक्शन करवा रहे हो रख दो, तो ये जब टूटेगा तो पूरे के पूरे सरफेस एरिया में फैलेगा कि नहीं फैलेगा जी, इमेजिन करके देखो, पूरे के पूरे सरफेस एरिया में फैल जाएगा, तो छोटे छोटे पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे। तो एकदम से जब अलग अलग पार्टिकल होंगे, जब आप उसको पूरी तरह से तोड़ ही डालोगे तो पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, और जब पार्टिकल अलग अलग होंगे तो उनके टकराने का चांस बढ़ जाएगा। तो जैसे आप सॉलिड को तोड़ करके क्या बढ़ा दिए, सरफेस एरिया को इंक्रीज किए। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज किए तो एक्टिव मोलेक्यूल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और एक्टिव मोलेक्यूल बढ़ेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ेगा, इसलिए आरओआर भी बढ़ जाएगा, खत्म, लिख ले। बेसिक बात को पकड़ना है आपको, की पॉइंट को, उसी से काम चल जाएगा, है ना। मैं क्या बोला, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सॉलिड सॉलिड की बात हो रहा है, वहां पर वहां गैस की बात हुआ था। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एक्टिव मोलेक्यूल बढ़ेंगे, एक्टिव मोलेक्यूल बढ़ेगा तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो आरओआर भी बढ़ जाएगा, आरओआर भी बढ़ जाएगा। आरओआर भी बढ़ जाएगा, ठीक है।
अब आपको कल से काम करना है एक्टिव मोलिक्यूल। हाँ, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश नहीं करना उसको ना, ये समझना है कि कोई जो सॉलिड है सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है तो उसको टकराने का चांस ज्यादा कम रहेगा। अब उसको तोड़ तोड़ के अलग अलग मोलिक्यूल को अलग अलग कर दोगे, अब उसको बाहर से आप कुछ कंडीशन अप्लाई करोगे तो मोलिक्यूल आपस में टकराएंगे ना, है ना। आप इस सॉलिड को कितना भी गर्म कर दोगे, मोलिक्यूल आपस में बंधे हुए हैं तो आगे कन्वर्ट हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप उसको तोड़ के सरफेस एरिया को बढ़ा के मोलिक्यूल को तो बिल्कुल सेपरेट कर दोगे, तो आप उसको जैसे ही गर्म करोगे तो मोलिक्यूल दौड़ के आपस में टकराएंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे, कुछ ऐसा। ठीक, क्लियर हो गया। इसका थ्योरी लिख करके आपको आना है। अगला सवाल लिखिए आप, अगले नंबर में हेडिंग डालो आप, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, है ना, मंद और तीव्र अभिक्रिया, है ना। फास्ट वैसे लिख सकते हो, फास्ट को पहले लिख सकते हो आप, जिसको भी लिखना है। स्लो एंड फास्ट केमिकल रिएक्शन, मंद और तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, मंद और तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, है ना। पहला आइडिया डालो आप, स्लो रिएक्शन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ चुके हो, जो केमिकल काइनेटिक्स स्टार्टिंग बताया ना, वही समझ में आ गया था। तो लिखो आप, मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, है ना। लिखो पहला नंबर में, वह रासायनिक अभिक्रिया, सिंपल लिखना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे संपन्न होता है। ठीक, वह केमिकल रिएक्शन जो स्लोली कंप्लीट होता है, धीरे धीरे कंप्लीट होता है, धीरे धीरे कंप्लीट होता है, इसे मंद अभिक्रिया कहा जाता है, इसे मंद अभिक्रिया कहा जाता है, मंद अभिक्रिया कहा जाता है ना। लिख लिया। तीसरा नंबर का पॉइंट में लिखो, इसे पूर्ण होने में काफी ज्यादा समय लगता है या अत्यधिक समय लगता है, टाइम टेकिंग रिएक्शन होता है कुल मिलाकर के, अत्यधिक समय लगता है। ठीक, इसे कंप्लीट होने में अत्यधिक समय लगता है ना। लिख दो कोष्टक में, जैसे कितना समय लग सकता है बोलिए तो, दिन लग सकता है, सप्ताह लग सकता है, महीना भी लग सकता है और साल भी लग सकता है, साल भी लग सकता है ना? याद रखें, ए रिएक्शन जनरली कोवैलेंट कंपाउंड में होता है, सह संयोजक यौगिकों में होता है, सहसंयोजी यौगिकों में होता है, कोवैलेंट कंपाउंड में होता है, सहसंयोजी यौगिक में होता है। ये रिएक्शन कोवैलेंट कंपाउंड में होता है, सहसंयोजी यौगिक में होता है, सहसंयोजी यौगिक। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, है ना, जैसे H2 प्लस I2, यहां पर इनके बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, बहुत मुश्किल से टूटते हैं, और जब बहुत मुश्किल से टूटेंगे तो बहुत धीरे धीरे टूटेंगे, बहुत धीरे धीरे हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। तो पहला हो गया, तो रिएक्शन के फॉर्म में बता दिया। अगले नंबर में आपको पता ही है, लोहे में जंग लगना और दूध से दही का बनना। इधर देखो, सुनो मेरी बात को, मैं बोला वह केमिकल रिएक्शन जो धीरे धीरे संपन्न होता है क्या कहलाता है, मंद अभिक्रिया कहलाता है। इसको कंप्लीट होने में अत्यधिक समय लगता है, जैसे कि दिन, सप्ताह, महीना या साल। ये किस में होता है जनरली, कोवैलेंट कंपाउंड में देखने को मिलता है, जैसे कि H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन इक्वल टू हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना। दूसरा, लोहे में जंग लगना। तीसरा, दूध से दही का बनना। क्लियर हो गया ना। ठीक, अब अगले नंबर लिखो आप, इसके बाद वाले में, फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया। फास्ट रिएक्शन को लेकर के बात करें, है ना, तीव्र अभिक्रिया को लेकर के बात करें, तीव्र अभिक्रिया को लेकर के बात करें, फास्ट रिएक्शन को लेकर के बात करें, तो वहीं से मैं कंपेयर करते जाता हूं। वो बताइए, धीरे धीरे होता था, ये क्या होगा बोलिए तो, तीव्र गति से होता है। वे केमिकल रिएक्शन जो फास्ट वेलोसिटी से कंप्लीट होते हैं, क्या कहलाएंगे बोलिए, तीव्र अभिक्रिया कहलाएगा। और इसको कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम समय लगता है। बोलिए कितना लगता है, 10⁻⁻6 सेकेंड। और ये जनरली किस में होता है बोलिए तो, आयनिक यौगिकों में होता है, आयनिक यौगिकों में होता है। एग्जाम्पल बोलिए, अरे बोलो, AgNO3 प्लस
NaCl गिव्स बोलिए AgCl गिव्स NaNO3। AgCl का क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। पहला एग्जांपल हो गया। ठीक हो गया दोनों में बेसिक। सवाल लिखे आप वहीं पर नीचे। देखो, तीव्र और मंद अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाएं, एक पहला सवाल बनेगा, है ना। फास्ट और स्लो केमिकल रिएक्शन को एग्जांपल सहित एक्सप्लेन करना है। फास्ट और स्लो केमिकल रिएक्शन को एग्जांपल सहित एक्सप्लेन करना है। तीव्र और मंद रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, पहला। दूसरा लिखो, डिफरेंस बिटवीन स्लो रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन, है ना। मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया के बीच अंतर लिखें। 30 वर्ड में कोई 4 अंतर लिख करके दिखाना है आप लोग, कोई 4 अंतर बताना। ठीक है, ये सवाल बनेगा, बड़ा सिंपल सा बनेगा। इसमें मैं आपको 3 से 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, शुरू से लेकर अभी तक एकदम सरसरी निगाह में एक बार पढ़ के देखो आप। दम नहीं है एक्चुअल में। क्या होता है ना कि हम केमिस्ट्री से हमारा एक बॉन्ड नहीं हो पाता, इसलिए वो अजीब लगता है, नया टॉपिक लगता है। लेकिन आप उसको 2-3 बार रीड करना घर में ना, आसान है, थ्योरी वाला सेक्शन है। जो 10वीं में आता था लिखने, सबसे शुरू में इसी को लिख के नंबर पाते थे लोग।